हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके AIB 18 में काफी हेल्प करेंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको ट्रांसलेट करके भी लेकर आया हूं क्वेश्चंस, ताकि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको भी यहाँ से कंटेंट मिल सके, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन आ रही है किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने में, तो वो हिंदी मीडियम में पढ़ के उस चीज को समझ सके। तो बात करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हम सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35 तक डिस्कस कर चुके थे। आज हम आगे डिस्कस करेंगे 36 से लेकर आगे के क्वेश्चंस के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और जो भी कैंडिडेट नए जुड़े हैं हमारी इस वीडियो के माध्यम से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एंड तक वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। बात करें सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, पहले रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट डिपेंडेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन सिंपली ये कह रहा है कि हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट 1956 के सेक्शन 21 के अंदर इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा रिलेशन जो है डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि निर्भर नहीं है। तो ग्रैंड मदर, मदर, विडो या डॉटर। तो ग्रैंड मदर जो है वो डिपेंडेंट नहीं माने जाते। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए कम्युनिकेशन मेड टू द स्पाउस ड्यूरिंग मैरिज अंडर सेक्शन 122 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? सिंपली ये कह रहा है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 122 के अंदर अगर कोई भी हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि मैरिज कपल है, मैरिज स्पाउस है, वो आपस में कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, तो क्या उन्हें प्रिविलेज मिली हुई है या प्रिविलेज नहीं मिली हुई है। सिंपल सा ये क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है? रिमेनिंग प्रिविलेज इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। सेकंड ऑप्शन है does not remain privilege after the dissolution of marriage only by the divorce, or not or does not remain privilege after the dissolution of marriage only by the death, or does not remain privilege in option number 2 and 3। तो बात करें प्रिविलेज की, ऐसी कम्युनिकेशन को वो जो है आगे स्प्रेड ना करे, तो इसको उनको प्रिविलेज मिली हुई है कि वो मैरिज के बाद भी इस तरीके की कम्युनिकेशन को आगे स्प्रेड ना करें। तो इसका जो फर्स्ट है हमारा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही जवाब है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड दैट ए कंप्लायंस इज ए कॉम्पिटिएंट विटनेस। यानी कि हमारा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके किस सेक्शन में बात की गई है? ए कंप्लायंस इज ए कॉम्पिटिएंट विटनेस। ए कंप्लायंस का मतलब होता है साथी, यानी कि साथी जो होता है किसी भी अपराधी का, वो एक सक्षम विटनेस माना जाता है और वो उसके संबंध में, अपने साथी के संबंध में गवाही दे सकता है। अगर आपको कंप्लायंस इज एन कॉम्पिटेंट विटनेस के बारे में सेपरेटली वीडियो चाहिए, तो सेपरेटली वीडियो मैं ऑलरेडी पहले ही प्रीवियसली बना चुका हूं। आप ऑनलाइन सर्च करके मेरा नाम डाल के, चैनल का नाम डाल के सर्च कर लीजिए, या प्लेलिस्ट पे आप ढूंढोगे तो आपको थोड़ा समय लग सकता है। तो बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन कौन से में बात की गई है कंप्लायंस ऑफ द कॉम्पिटेंट विटनेस की? तो सेक्शन नंबर 133 इंडियन एविडेंस का इस बारे में बात करता है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ नेबरिंग राइट प्रीटेंशन। तो कौन सा ऑप्शन है? पहला है परफॉर्मेंस, दूसरा है ड्रामेटिक वर्क, तीसरा है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, चौथा है न्यू वेराइटीज एंड प्लांट्स। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एडम स्मिथ हैज इन्यूमरेटेड कैनन ऑफ टैक्सेशन विच आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली दे आर। यानी कि एडम स्मिथ ने टैक्स के संबंध में यहाँ पर इन्यूमरेट यानी कि गणना की थी, जिसे एक्सेप्ट किया गया था यूनिवर्सली, और वो क्या चीजें थी इन सभी ऑप्शंस में से? इक्वालिटी, सर्टेनिटी, सेकंड ऑप्शन है इक्वालिटी, कन्वीनियंस एंड इकोनॉमिक
थर्ड ऑप्शन है इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक, फोर्थ ऑप्शन है इक्वालिटी, सर्टेनिटी, कन्वीनियंस एंड इकोनॉमिक। तो इन सभी चीजों को जो है शामिल किया गया था। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि सबसे पहले इंडियन इनकम टैक्स लॉ को इंट्रोड्यूस किया गया था कौन से सन के अंदर, कौन से साल में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ इंडिया इनकम टैक्स लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सर जेम्स विल्सन इन द ईयर ऑफ, किस साल में, 1860 के अंदर। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील विद ए कंपाउंडेबल ऑफेंस, यानी कि कौन सा सीआरपीसी का सेक्शन है जो कंपाउंडेबल ऑफेंस, समझौते लायक अपराध के बारे में बात करता है। तो सेक्शन नंबर 320 काफी इंपॉर्टेंट है और इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको आई होप इसका जवाब पहले से ही पता था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट इज द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 468 ऑफ सीआरपीसी फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, यानी कि सीआरपीसी के सेक्शन 468 के अनुसार कॉग्निजेंस लेने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा 3 साल, 3 साल की समय सीमा निर्धारित की गई है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब होता है, फैक्ट्री, माइन, प्लांटेशन, इंडस्ट्रियल। तो ऊपर के 3 ऑप्शंस को जो है शामिल किया गया है, इसलिए हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, स्ट्राइक शुड बी कॉल्ड ऑन इफ एट लीस्ट कितने % ऑफ वर्कर आर इन सपोर्टिंग ऑफ द स्ट्राइक, यानी कि कोई स्ट्राइक कर रहा है तो कितने % यहाँ पर इम्प्लॉय वो जो वर्कर है स्ट्राइक करने के लिए किसी भी कंपनी के शामिल होने चाहिए, तो वो होने चाहिए 15%। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इंडस्ट्रियल रिलेशन कवर्ड द फॉलोइंग, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन इन सभी में से किस ऑप्शंस को कवर करता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग, लेबर लेजिस्लेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन ट्रेनिंग और ट्रेड यूनियन। तो ये जो है इन सभी को कवर करता है, इसलिए हमारा लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द टर्म शूट ऑफ सिविल नेचर रेफर टू, किस चीज को रेफर करती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। शूट ऑफ सिविल नेचर के बारे में सीपीसीए की सेक्शन में बताया गया है, सेक्शन नंबर हमारा कौन सा है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका सही जवाब क्या है, प्राइवेट राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन, political, social, religious question, a shoot in which a principal question related to the caste और religious या all of the above। तो शूट ऑफ सिविल नेचर बात करता है प्राइवेट राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ सिटीजन के बारे में। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, द रूल ऑफ रेस सब जुडाइस इम्प्लाइड, रेस सब जुडाइस का मतलब क्या होता है, जब कोई भी केस जो है पेंडिंग होता है प्रीवियसली और उसी सब्जेक्ट मैटर पर उसी सेम पार्टी जो है दोबारा से केस जो है फाइल कर देती है, तो ऐसे में रेस सब जुडाइस का प्रिंसिपल लगाया जाता है। लेकिन हम इस टर्म को कभी भी सीपीसी में हमें देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं किसके बारे में, बार ऑफ शूट के बारे में, बार ऑफ शूट के बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 10 जो इस बारे में बात करती है, या स्टे ऑफ शूट के बारे में लिखा हुआ है। तो सेक्शन 10 में तो आपको रेस सबजुडाइज देखने को नहीं मिलेगा सीपीसी में, रेस जुडिकाटा देखने को मिलेगा। तो इस रूल का क्या मतलब है, वेयर द सेम सब्जेक्ट मैटर इज पेंडिंग इन ए कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एडजुडिकेशन बिटवीन द सेम पार्टी एंड अदर कोर्ट इज बार टू एंटरटेन द केस सो लॉन्ग एज द फर्स्ट शूट डज ऑन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, वेयर द सेम सब्जेक्ट मैटर इज डिसाइडेड इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एडजुडिकेशन बिटवीन द सेम पार्टी the other court is barred to entertain the case so long as to the first shoot going on। तो यानी कि हमने अभी क्या समझा था कि जो भी शूट पहले ही पेंडिंग है और फिर से उस पर शूट जो है फाइल कर दिया जाता है, तो ऐसे में उसे क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा जब तक कि पहले का डिसीजन ना आए।
बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, ए शूट ब्रोट बाय ए पर्सन, एक पर्सन के द्वारा शूट लाया गया टू रिकवरी पोजेशन ऑफ ए स्ट्रेंजर ऑफ मिथ प्रॉपर्टी क्लेम इट एज ए हेयर्स ऑफ ए डिसीज्ड हेमंत, यानी कि वो उसने ये कहा कि मैं डिसीज्ड हेमंत का उत्तराधिकारी हूं, इसलिए मुझे जो है इस प्रॉपर्टी की रिकवरी चाहिए। द शूट इज डिसमिस ऑन द फेलियर ऑफ प्रोड्यूस द सक्सेशन सर्टिफिकेट, उसके पास सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं था, इसलिए उसके शूट को जो है डिसमिस कर दिया गया। ए सेकंड शूट वाज फाइल्ड बाय हिम एज ए मैनेजर ऑफ ए महंत, तो क्या उसके द्वारा एज ए मैनेजर सेकंड शूट फाइल किया जा सकता है, ये हमारा क्वेश्चन है। इसका जवाब आपको हमें कमेंट सेक्शन में देना है। द सेकंड शूट विल बी बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, द सेकंड शुड नॉट बी बार्ड बाय रेस जुडिकाटा, द सेकंड शुड विल बी बार्ड बाय रेस सब जुडाइज, या लास्ट ऑप्शन नॉन ऑफ द अबोव। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडीआर, यानी कि यहाँ पर क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होती है, इसका फुल फॉर्म होती है कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेथड जो है वो इन सभी में से किस ऑप्शन में शामिल नहीं है। और अंडर सेक्शन 89 ऑफ सीपीसी, मिनी ट्रायल, जुडिशियल सेटलमेंट थ्रू लोकसभा, कंसिलिएशन यानी कि इसका मतलब होता है सुलझाना, और लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबोव। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कंसिलिएशन अलाउ इन ए कंसीलमेंट प्रोसीडिंग, तो कंसीलमेंट प्रोसीडिंग में मिनिमम नंबर ऑफ कंसिलिएटर कितने होते हैं। तो जब हम इसे पढ़ेंगे तो सेक्शन 74 में देखने को मिलता है, या कोई और भी सेक्शन हो सकती है, उसमें लिखा गया है कि या तो एक कंसिलिएटर होगा, बेसिकली अगर पार्टी डिमांड करती है तो 2, 3, 4 हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, इसलिए इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, कैंसिलेशन प्रोसीडिंग में सेटलमेंट एग्रीमेंट का स्टेटस क्या होता है, यहाँ पर शायद कंसिलिएशन आना था, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो ऐसे में कौन सा कंसिलिएशन प्रोसीडिंग में सेटलमेंट एग्रीमेंट का क्या स्टेटस होता है, तो सेम स्टेटस होता है जो सेटलमेंट अवार्ड का स्टेटस होता है, इसलिए इसका जो सेकंड ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर सेक्शन 118 118 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ए पर्सन इज ए कॉम्पिटेंट विटनेस इफ ही और शी इज, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 188 के अनुसार यह माना गया है कि अगर वो पर्सन मेजर है, ल्यूनेटिक नहीं है, या ओल्ड एज नहीं है, या चीजों को समझने में सक्षम है और उसका जवाब देने में सक्षम है, तो वो इन सभी में से कौन सा व्यक्ति जो है कॉम्पिटेंट माना जाएगा। इसका सही जवाब है हमारा लास्ट ऑप्शन, जो चीजों को समझ सके और उसके अनुसार उसका जवाब दे सके। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट इज इररिलेवेंट अंडर सेक्शन 43 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि हम जो है केस लॉस पर क्वेश्चन लेकर आए, तो अब जो है केस लॉस के क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। तो बात करें इन सभी में से कौन सी जजमेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट की जिसमें यह कहा था कि जो है इररिलेवेंट माना गया है, जजमेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी कोर्ट, जजमेंट अंडर सेक्शन 40, 41 एंड 42 इन क्रिमिनल कोर्ट, जजमेंट ऑफ मैट्रिमोनियल कोर्ट, जजमेंट ऑफ ए प्रोबेशन कोर्ट। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट एज ए विटनेस हैज बीन गिव राइट टू रिफ्रेश हिज मेमोरी, यानी कि कोई भी गवाही देता है तो उसको वो गवाही याद नहीं होता, क्योंकि प्रोसीडिंग जो है काफी समय के बाद या उसे बुलाया जाता है एज ए विटनेस, तो ऐसे में उसके पास राइट होता है कि वो अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सके और कोर्ट फाइल से अपने जो बयान होते हैं उसे दोबारा से दोहरा सके। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के किस सेक्शन में ये बात कही गई है, ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये हमारी कही गई है सेक्शन नंबर 159 के अंदर। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि जो कहता है कि इन सभी में से कौन सा केस है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें यह बात हेल्ड की गई थी
राइट टू प्रोटेस्ट कैन नॉट बी एनी टाइम और एनीवेयर, यानी कि न्यायालय ने माना था कि विरोध करने का अधिकार कभी भी और हर जगह नहीं हो सकता। किस केस में कहा गया था? तो सबसे पहला जो हमारा केस है खनिज फातिमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस का जो केस है, इस केस के अंदर निर्धारित किया गया था खनिज फातिमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस के केस के अंदर, याद रखिएगा इस चीज को। बात करें अगले इंपॉर्टेंट केस के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के अंदर यह बात हेल्ड की थी कि सेक्शन 432 एंड 433 आर नॉट मैनिफेस्ट ऑफ आर्टिकल 72 एंड 161 बट ए सेपरेट थ्रू सिमिलर पावर। तो यह बात हेल्ड की गई थी पहले केस के अंदर, मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 के केस के अंदर ये बात हेल्ड की गई थी। बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि कौन सा केस है जो स्ट्राइक डाउन के बारे में बात करता है, कौन से सेक्शन की इंडियन आईपीसी यानी कि इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 4497 के बारे में। तो इसका जो इंपॉर्टेंट केस है वो है हमारे जोसेफ सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि एस कर्शी वर्सेस स्टेट के केस में लॉकडाउन के समय पर जो है कोर्ट शू मोटो का इस्तेमाल कर सकती है, और ऐसे में शू मोटो एक्सक्लूजन ऑफ लॉकडाउन विल नॉट इफेक्ट द राइट ऑफ एक्यूज ऑफ ए डिफॉल्ट बेल एज पर द सेक्शन, यानी कि किस सेक्शन के अनुसार उसे डिफॉल्ट बेल लेने से नहीं रोका जा सकता, उसका ये अधिकार है लेने का। तो ये बात की गई है 167 के सबसेक्शन 2 के अंदर। बात करें अगले इंपॉर्टेंट केस लो के बारे में कि विच फॉलोइंग केस डील विद रिट्रैक्टेड कन्फेशन, यानी कि किस केस के अंदर बात की गई है मामला मुकरे गए कबूलनामे के संबंध में, यानी कि अपना कन्फेशन किया बाद में उस चीज से मुकर जाना। तो ऐसे में ये कंसेप्ट है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा केस है इस चीज से। पहला केस क्या है? प्यारेलाल बगवा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सेकंड केस है श्री शेल नागेशी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, या ये दोनों या इसमें से कोई भी नहीं है। तो ये दोनों ही केस जो है हमारे संबंधित है रिट्रैक्टेड कन्फेशन से। तो आज हमने यहाँ पर 16 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। आने वाले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। तो फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज भाई जी के साथ।